हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, चलना रही और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि एक बहुत ही जानदार एवं शानदार हमारी इतिहास की ये कक्षा चलती हुई और जिसे हम कंटिन्यू एक एवं शानदार तरीके से करते भी आई रहे। एक बार सभी के सभी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। नेहा मौर्य जी हमारे साथ, काजल सिंह, नीतू और सन्नी जी, पायल, अंकित जी और देखो अभिषेक, आकाश, रेखा कुमारी। तो अब तो भैया जी स्पीड के साथ आप बढ़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। कल पहले तो जो पॉइंट हमने छोड़े थे उन पॉइंटों को कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद हम इस न्यू टॉपिक को, जो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था हमारा टॉपिक डला हुआ है, इसे हम उसी के बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले तो भैया जी हमने जहां पॉइंट छोड़े उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और चलते हैं बिना देरी किए हुए। आप एक हेडिंग और डालेंगे, राज्य ललित कला अकादमी। आपने पढ़ा भी होगा सर जी, कौन सा? तो राज्य ललित कला अकादमी। शायद कल ना हुआ तो अब कर लेंगे, राज्य ललित कला, राज्य ललित कला अकादमी। कल ठीक है ना? यही तो आपके जो है सांस्कृतिक संस्थान चल रहे थे ना, तो आप एक हेडिंग डालेंगे, राज्य ललित कला अकादमी। पहली बात तो ये आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना ये कहां स्थित है, ये सारे पॉइंट आप सभी को करते चलना है। तो राज्य ललित कला अकादमी आप सभी देखेंगे तो सर जी पहले आप बताएंगे इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई भैया जी? स्थापना पहली बात मतलब इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट की बात आई ना सर जी, तो 8 फरवरी 1962 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती है। यह फरवरी की बात है तो 8 फरवरी 1962 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। अब क्वेश्चन देखो, एक और बात है, ये क्वेश्चन आया था और ये अधिकांशतः है तो भैया जी कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग में आपके जो है पूछे जाएंगे कि स्थापना, ठीक है, तो और इसकी अवस्थिति की बात आती, कहां अवस्थित है। दूसरी बात मेरे साथी, इसकी अवस्थिति, अवस्थिति मीन्स पूछा जाए ये लोकेटेड कहां पर होगा, तो आप लखनऊ ही बताएंगे सर। आप क्या बताएंगे? लखनऊ। राइट क्वेश्चन आप सभी को करना है लखनऊ। तो सर जी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को, जो कि आप इसे बताएंगे लखनऊ में स्थित है। मतलब कि लखनऊ के लाल बारादरी भवन में, ऐसे भी हम कर देंगे लखनऊ के जो लाल बारादरी भवन है ना, लाल वारादरी भवन में, लखनऊ के लाल बारादरी भवन में ये स्थित होगा। ये वही लाल बारादरी भवन है जहां पर अवध के नवाबों के, जहां पर अवध के नवाबों की राज दरबार सजा करते थे। आज इसी लाल बारादरी भवन में मेरे साथी राज्य ललित कला अकादमी स्थित होगी। एकदम करेक्ट पॉइंट है, हाँ सर जी। अब भैया जी इसे क्यों स्टार्ट की, ऐसा क्या उद्देश्य था, तो अकादमी का क्या मुख्य लक्ष्य था, तो कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को संजोना और आधुनिक कला को बढ़ावा देना। जो कला के क्षेत्र में
हाँ सर, कौन से क्षेत्र की बात है? जो कला का जो क्षेत्र है, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जो समृद्धि है इसको संजोना और साथ ही कला के क्षेत्र में और आगे की प्रोन्नति और वृद्धि करना, तो ये इसका जो है लक्ष्य है, इसलिए इसे स्टार्ट किया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, आज हमसे पूछे गए हैं प्रथम अध्यक्ष कौन, पहले बताएगा कि राज्य ललित कला अकादमी के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे? तो भैया जी डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बात समझ में, डॉक्टर संपूर्णानंद ये उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। भैया जी क्या थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट आप सभी को नोट करते चलना है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता है। अब दूसरी बात एक और आती है सर जी, यहीं पर राष्ट्रीय कथक संस्थान, एक और संस्थान आप बताएंगे सर? राष्ट्रीय कथक संस्थान, कौन सा संस्थान? राष्ट्रीय कथक संस्थान, जल्दी बताओ ये राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है? स्पीड के साथ बताना है और इसकी स्थापना भी आप सभी को करते चलना है। पहले राष्ट्रीय कथक संस्थान की इस्टेब्लिशमेंट की बात आई मेरे साथी, क्या इस्टेब्लिशमेंट, ये कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट? 19, हाँ सर, 1988 1989 में भैया जी इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना तो आप एकदम राइट करेंगे सर, 1988 1989 और स्थापना हुई। और सर इसकी लोकेटेड, यदि हम पूछें ये कहां अवस्थित है तो आप तुरंत बता देना सर जी ये तो लखनऊ में ही है। ये भी कहां पर होगा? लखनऊ में। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान, हाँ सर जी, जो कि भैया जी कथक में स्नातक की डिग्री तो प्रदान करता ही है। और मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया था। ठीक है, मॉक टेस्ट शुरू करा दीजिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का, अभी करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी, ये भैया जी क्लियर ना दिखाई दे रहा? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आप एक बार बताएंगे? ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात है तो आप एकदम राइट कर देना। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब? 1988 89 में। और दूसरी बात क्या है? मई 2010 में यह संस्थान, मई का महीना था, मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया, मतलब उसी में मर्ज कर दिया गया। आगे बात तो समझ में, मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या हो गया? संबद्ध हो गया। कोड क्लियर ना दिख रहा भैया, क्या दिक्कत है इसमें? है तो या मैं ज्यादा करवाऊ लाइट है? जाओ, ठीक है भाई, आपकी बात पहुंच रही है अभी। और अब यह संस्थान जो स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है, संबद्ध हो गया और सरची हो गया। और अब यह संस्थान, और ये भी आप पॉइंट लिख देना, अब यह संस्थान कथक में स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है। ठीक है ना, कथक में, अब यह संस्थान कथक में स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है भैया जी। इसकी स्नातक
स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है। जब मैंने आप सभी को लिखवाया होगा ना कथक वगैरह, तो 4 जो संस्थान थे उनमें एक भातखंडे, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक लखनऊ विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे ठीक है ना बताए थे। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ये पॉइंट आप एकदम राइट तरीके से कर देना। अब इसी के साथ आता है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। एक और संस्थान मेरे साथी, उत्तर प्रदेश जैन विद्या। कौन सी विद्या की बात? तो सर जी उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान आप एक हेडिंग और डाल देंगे, ठीक है ना? कौन सी? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। पहली बात, इसकी स्थापना, ये क्वेश्चन आया सर जी। स्थापना मीन्स आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट, इसकी कब हुई? तो जल्दी से बताओ, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हम देखेंगे। कौन पहले बताएगा? तो सर जी 1990-91 की बात है। 1990 1991 में, हाँ सर जी, इस संस्थान की स्थापना हो जाती है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 90-91, 1900 और कर देना। और ये कहां, इसकी अवस्थिति की भी बात है ना जी सर। लोकेटेड कहां पर होगा? ये लोकेटेड कहां पर होगा? लखनऊ, एकदम राइट कर देना सर। ये कहां पर स्थित है मेरे साथी? लखनऊ, राइट क्वेश्चन होगा, लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी पॉइंट आप सभी को कर देना है। एक जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, एक और आप करेंगे जनजाति। भैया जी कौन सा? जनजाति। आगे बात समझ में? एवं जनजाति एवं लोक कला, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ठीक है जी। कौन सा संस्थान होगा? तो राइट तरीके से आप करना सर जी, हाँ, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। अब भैया जी ये संस्थान कहां? इसकी भी स्थापना 1996 में, और ये भी कहां स्थित है? लखनऊ में। ये भी कहां स्थित होगा? लखनऊ में। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, इनकी जो है ना शोभित भैया, ये कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आएंगे, और स्थापना एक तरफ और ये संस्थान एक तरफ, तब आप सभी को ये मिलाने होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना? स्क्रीन कहां से कट रहा है? अच्छा, उधर कथक पर, चलो अब कर दूंगा सही, ठीक है, उधर ना लिखूंगा। ये भी एकदम राइट, और एक और कर देना है अयोध्या शोध संस्थान। एक और संस्थान मेरे भैया जी, अयोध्या शोध संस्थान। एक और संस्थान आपके सामने, अयोध्या शोध संस्थान। ये संस्थान और हेडिंग डाल देना आप, अयोध्या शोध संस्थान। अब मुझे इसकी स्थापना और बता दो, जल्दी से बताएंगे सर जी। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन। स्थापना ये आप बताएंगे सर जी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी भैया जी इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये बताओ। चलो, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 18 अगस्त 1986 को, ठीक है, 1986 को। अब ये स्थिति कहां है? तुलसी स्मारक भवन, अवस्थिति मैंने यहीं लिख दी, तुलसी स्मारक भवन,
और ये आपका बना सरची अयोध्या में। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या, राइट करना सर। 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन, हाँ सर, 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में ये स्थित है। और सर जी 9 नवंबर 2023 को संस्थान का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक संस्थान कर दिया गया। कब? तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2023 को। 9 नवंबर 2023 को संस्थान का नाम बदला। संस्थान का नाम बदलकर, चलो जी अब बताना जल्दी से क्या कर दिया। अभी भैया लिख रहे थे नाम बदलकर, ये लास्ट ही रह रहा है, फिर तो नया टॉपिक चल। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं क्या कर दिया तो भैया जी अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक संस्थान कर दिया गया। एवं कौन सा? वैदिक संस्थान कर दिया गया। वैदिक संस्थान, चलो जी वैदिक संस्थान कर दिया गया। ये आप जो है पॉइंट कर देना। ये कल के जो बचे हुए थे वे पॉइंट मैंने अब कंप्लीट करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, आपका टॉपिक होगा जो आप पढ़ेंगे। ये भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जिन्हें आप नोट करते चलेंगे। कल कर लेंगे क्लास, बहुत बढ़िया, कल करो, ठीक है ना। जब तुम्हारा मन करे तब करो भैया। कोई कहना हमारा तुमसे कि आज ही करनी है, जब मन करे तब करना है। आगे ना बात समझ में? चलो सर जी आप ज्यादा ही ब्लैक हो रहे हैं, मुझे मत देखो, तुम बोर्ड देखो, ठीक है ना। ब्लैक ही हूं तो आप जो है बोर्ड देखो, मुझे ना देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अब एक हेडिंग आप डाल देना। हम पढ़ पा रहे होंगे सर जी उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था बोले तो पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक और बात बताऊं, व्यवस्था यहां से जो है आपका पॉइंट पूछा ही पूछा जाएगा। आप किसी भी प्रीवियस ईयर, मैं वो तो लाऊंगा ना, पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। चलो जी, पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और सर यहां से क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर, क्वेश्चन भी लाया करो। तो कल से क्वेश्चन स्टार्ट, नया टॉपिक है तो नई मतलब कि स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलो अब देखो पॉलिटी की बात आती, मात्र मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा। अब जो सर पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वो ही बताएंगे मुख्यमंत्री के आर्टिकल कौन से हैं। इस आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में प्रावधान है, तो मैं आर्टिकल तो यहां ना पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बाकी जो चीजें सर ना कराएंगे पॉलिटी वाले, उन चीजों को मैं कराऊंगा क्योंकि ये यूपी जी के हैं। बिल्कुल जी। अब मैं राज्य व्यवस्था की बात करूंगा तो सर जी भारतीय संविधान में देश की राज्य व्यवस्था को, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में देश की राज्य व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली के रूप में संचालित करने की व्यवस्था की गई। भाई संसदीय और केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग वो संसदीय प्रणाली। यदि केंद्र में
देखा जाए केंद्र में आपकी क्या होगी भैया जी, तो लोकसभा, राज्यसभा, तो प्रदेशों में आपकी विधानसभा और विधान परिषद, इस तरीके से। ठीक है, तो पहली बात तो आप सभी को ये पॉइंट करते चलना है, ये तो लिखना ही लिखना है। भारतीय संविधान में देश की राज्य व्यवस्था को संसदीय प्रणाली के तहत, हाँ सर, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में देश की, अब हमारा जो मतलब इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में देश की राज्य व्यवस्था को, देश की राज्य व्यवस्था को संसदीय, भैया जी कौन सा, संसदीय प्रणाली के तहत, संसदीय प्रणाली के तहत संचालित करने की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। यहीं से बात बनेगी भाई। आज हमारे देश में कैसी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था न केवल केंद्र वरन राज्य स्तर पर भी लागू होती है। ये संसदीय प्रणाली जो है ना, ये संसदीय प्रणाली जो है ना, केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होती है। ये पॉइंट आप लिख देना, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य दोनों पर लागू होती है। दोनों पर क्या होती है भैया जी, लागू होती है। चलो जी, ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। जो ये संसदीय प्रणाली है, ये केंद्र व राज्य दोनों पर लागू होती है। ऐसे नहीं है कि केंद्र केंद्र में ही है, ये नहीं है कि केंद्र केंद्र में ही है, ये मेरे साथी आपकी किसमें, राज्य में भी लागू होगी। आगे बात समझ में। आज मैं बात करूंगा प्रदेश की, तो एक भाग आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग मतलब पार्ट हम बोलें तो ये पार्ट आपका होगा 6। हाँ सर जी, ये पार्ट कौन सा होगा, 6। और इस भाग नंबर 6 में क्या है, राज्य के शासन प्रशासन से, राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित है सर। तो ये पॉइंट आप लिख देना, राज्य के शासन प्रशासन से, राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित है, तो आप बताएंगे सर जी भाग नंबर 6, भाग नंबर 6। आगे बात समझ में। तो भैया जी राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित है पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट राज्य की शासन प्रशासन से, तो आप बता देंगे भाग नंबर 6। और सर ये भाग जो 6 है ना, ये भाग 6 आर्टिकल, यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो 152 से 237 तक रखा गया है। आर्टिकल 152 से मेरे साथी ये 237 तक रखा गया है। भाग जो पार्ट 6 है, जो राज्य की शासन प्रशासन से संबंधित है, ये कौन से आर्टिकल से, कौन से आर्टिकल तक, 152 से 237 तक रखा गया है। आगे बात समझ में, 152 से 237। ठीक है, अब एक और बात, ये कौन से पार्ट में है सर जी, 6 में। राज्य के शासन, एक और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है के अनुसार उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली के 3 अंग हैं। अब ये और बताना है सर जी किसके अनुसार,
तो आप बता देना संविधान के अनुसार। संविधान, चलो अगला पॉइंट ही करेंगे। संविधान के अनुसार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार अब राज्य की जो शासन प्रणाली है, उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली के संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली के, उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली के 3 अंग है। शासन प्रणाली के कितने 3 अंग हैं, ये आप सभी को बताना है। भैया जी अब कितने अंग होंगे? 3। अब कोई बताएगा मुझे कौन कौन से? अब मुझे ये बता दो सर जी, ठीक है ना? हाँ, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उत्तर प्रदेश 3 आप करेंगे एक साथी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एक आपका होगा सर जी कौन सा? एक आप बताएंगे कार्यपालिका। अब संविधान के 3 अंग होंगे, मतलब राज्य की शासन प्रणाली। अब ये होगा आपका साथी एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना? कौन सा हो गया? तो अब और सभी को करते चलना है एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव होगा एक विधायिका लेजिस्लेचर, एक दूसरी क्या होगा सर जी? विधायिका। विधायिका और विधायिका आप करेंगे सर, विधायिका बनेगी ठीक है ना, लेजिस्लेचर। बहुत ही शानदार तरीके से करते चलना है लेजिस्लेचर। साथ ही एक होगी न्यायपालिका जिसे हम बोलेंगे ज्यूडिशरी। एक आपका बनेगा सर जी न्यायपालिका, और न्यायपालिका हम बात करें ज्यूडिशरी, ठीक है ना? क्वेश्चन आएंगे तो आप निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे ज्यूडिशरी। चलो जी भैया जी, संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली के कितने अंग होंगे? 3। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशरी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हमारे क्या बन जाएंगे सर जी? मतलब शासन प्रणाली के 3 पार्ट, मतलब 3 अंग होंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे, अब देखो मैंने इस मारे तो यहां से लेकर आया हूं खींचता हुआ। पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को, फिर हम पढ़ेंगे सर जी विधायिका को, फिर हम पढ़ेंगे साथी न्यायपालिका। आगे बात समझ में? तो हम पहले करेंगे सर जी कार्यपालिका। पहले हम क्या, तो हम एक हेडिंग डालेंगे सर, पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। क्रम टू क्रम चलेंगे तभी चीजें हमारे याद होंगी। पहले हम पढ़ेंगे मेरे साथी एग्जीक्यूटिव को, पहले हम पढ़ेंगे किसको? एग्जीक्यूटिव को, ठीक है ना? चलो भैया जी, एग्जीक्यूटिव पहले हम पढ़ेंगे पहले हम किसे पढ़ेंगे सर जी? आगे बात समझ में? इतना दिन कहाँ था गुरुजी? कैसे भैया मारवाड़ी बोल रहे हो? कहाँ कंटिन्यू क्लास चल रही है, तुम कहाँ था भैया? चलो जी अब मैं बात करूंगा भैया जी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसका विवरण, जिसका डिस्क्रिप्शन है ना, हम बात करेंगे इसका जो विवरण है, इसका विवरण किसमें दिया है बताइए जल्दी से। इसका विवरण यदि डिस्क्रिप्शंस की बात होगी, बताओ जल्दी से भैया जी। डिस्क्रिप्शंस जल्दी बताओ। डिस्क्रिप्शन ये किसमें है? तो भाग नंबर 6 में। भैया जी कौन सा होगा? डिस्क्रिप्शंस एस हटा दो भाई इसमें, एक सेकंड। चलो जी, अब मुझे ये बता दो भैया, इसका विवरण होगा भाग 6 में। एग्जीक्यूटिव का जो विवरण दे रखा है हमें भाग 6 में,
और आर्टिकल कब से 153 से 167 तक, ये भी कार्यपालिका जो रखी है आर्टिकल 153 से 167 तक। चलो भाई, हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे सरची? हम पढ़ पा रहे होंगे मेरे साथी? हम पढ़ पा रहे होंगे भैया जी इसको, मतलब कि कार्यपालिका। अब कार्यपालिका की बात आती है, अब कार्यपालिका की बात आती है, इसे ए कर लेना, ठीक है। अब कार्यपालिका की बात आएगी तो अब एक एक पॉइंट कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका में क्या क्या आएंगे। पहले हम पढ़ेंगे सर जी राज्यपाल जी को। पहले हम पढ़ पा रहे होंगे राज्यपाल। राज्यपाल मीन्स हो गए आपके गवर्नर। पहले हम राज्यपाल को ही पढ़ेंगे सर जी, और राज्यपाल मीन्स आपके बनेंगे सर जी गवर्नर, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल गवर्नर, फिर इसी के तुरंत बाद आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी, फिर इन्हीं के तुरंत बाद इसी क्रम में हमको पढ़ते चलना है मुख्यमंत्री, बोले तो सर जी चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हम पढ़ेंगे सर। इन्हीं के बाद मुख्यमंत्री जी के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे सर मंत्री परिषद को। आ रही है बात समझ में? भाई मुख्यमंत्री के बाद देखो, पहले हम राज्यपाल जी को करेंगे क्लियर, फिर मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना। तो हम पढ़ पा रहे होंगे सर जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी आप सभी को कर देना है, मिनिस्टर्स को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ अगला जो पॉइंट होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को हम पढ़ेंगे, ऐसे ही करते चलना है। और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को हम पढ़ेंगे सर जी, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल ये कर, ठीक है, एडवोकेट जनरल, इन्हें हम करते चलेंगे। आगे बात समझ में? 167 होगा, अरे सॉरी, हाँ सही तो है, दूर दूर लिखो जी, ठीक है। चलो जी, आर्टिकल 237, 153, 167 सही तो है ए भैया। 153, 100 मतलब हम खाली 152 से वैसे तो 153 में जो है, 152 में राज्यपाल के बारे में है। जो कार्यपालिका जो दे रखी है वो 153 से 167, मात्र कार्यपालिका पढ़ेंगे हम, पूरे ना पढ़ रहे अभी, ठीक है। और कार्यपालिका में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, इन चारों पॉइंटों को हम करेंगे एकदम राइट, ठीक है। चलो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, इन पॉइंटों को हम करेक्ट करेंगे। चलो जी, एक बार जल्दी से यहां तक थंब का निशान लगाकर बताओ कि यहां तक पॉइंट आप सभी के सही है ना है। 152 टू 237, हम 152 टू 237 तक तो हमें ये हो गया, ठीक है। कहां गया 152, 237 तक तो ये है, लेकिन हम जो है ना, ये हमारी कार्यपालिका है, हमने बताया ना है 3, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, ऐसे करेंगे ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, आगे चलते हैं सर जी। एक पहले आप देखेंगे राज्यपाल, ये क्या है सर जी? ये राज्यपाल का निवास स्थान होगा। पहले आप हेडिंग डालेंगे राज्यपाल, ठीक है। भैया महंगी होता है बोर्ड, चलो। तो आप पहले एक हेडिंग डालेंगे राज्यपाल। पहले हम पढ़ेंगे सर जी राज्यपाल मीन्स गवर्नर। गवर्नर को ही पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है भाई। गवर्नर जी से स्टार्ट होता है और गवर्नर जी को ही हम करेंगे। राज्यपाल मीन्स आपके होंगे गवर्नर,
पहली बात भैया जी, अब मैं आर्टिकल ना पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 153 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है, 156 में क्या है। उन सभी चीजों को कराएंगे पॉलिटी वाले सर। और जिन पॉइंटों को मैं पढ़ाऊंगा, जिन पॉइंटों को मैं पढ़ाऊंगा वो आपकी परीक्षा के लिए एकदम राइट होंगे। ठीक है, चलो जी। अच्छा, क्यों कह रहे हैं गुरुजी तुम्हें कैसे पता? यही घर है राज्यपाल का, ये राजभवन है। ये क्या है? राजभवन। पहली बात मेरे भैया जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास कहां है? पहली बात तो ये पॉइंट होगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल का आधिकारिक निवास, आधिकारिक निवास। बताओ कि आधिकारिक निवास कहाँ है? तो सर जी, ये आधिकारिक जो निवास है ये लखनऊ में। आधिकारिक निवास कहाँ? तो भैया जी लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल जी हैं उनका आधिकारिक निवास लखनऊ में। आधिकारिक निवास, और इसका नाम, निवास, इसका नाम है राजभवन। ठीक है, इसका नाम क्या था? राजभवन। आधिकारिक निवास यदि हम देखें तो सर जी इस आधिकारिक निवास का नाम था राजभवन। और राजभवन का नाम बदलकर, राजभवन था, नाम बदलकर अभी हाल फिलहाल में जन भवन कर दिया सर जी। अब कई बार क्वेश्चन आएगा नाम बदलकर जन भवन। अब एक बात आपसे पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक निवास को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये कि उत्तर प्रदेश के, हां सर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जो आधिकारिक निवास है उसे किस नाम से? जन भवन। पहले तो राजभवन था, अब ये नाम बदला, इसी का नाम बदल दिया और कर दिया जन भवन। ये पॉइंट एकदम राइट है सर। आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास जिसका नाम होगा जन भवन। एक बात होगी सर जी, ठीक है जी। अब ये एक और चीज है ना, ये जो है ना, ये पहले एक हयात बख्श कोठी थी। ये कौन सी कोठी थी? हयात, या मैं बोलूं कोठी हयात बख्श। 18वीं शताब्दी की बात है। एक अवध के नवाब थे शहादत अली खां के टाइम पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी आपने एक परीक्षा दी होगी, कौन सी थी? एएनएम की थी शायद, हां। और उसी में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल के आधिकारिक निवास स्थान जो जन भवन है ये मूल रूप से किस कोठी में? तो ये जो कोठी थी पहले, तो पहले इन पॉइंटों को आपने बहुत ना किया होगा, लेकिन आज करेंगे। इसका जो मूल नाम था, मूल नाम, ठीक है, इसका जो मूल नाम था मेरे साथी, आप एकदम राइट तरीके से करते चलना, शायद कभी ये पॉइंट आपको मिले ना मिले, ठीक है। और यही पॉइंट आ रहे हैं, मूल नाम था इसका कोठी हयात बख्श। कौन सी भैया जी? ये कवि कर कोठी हयात बख्श हुआ करती थी। कोठी हयात बख्श, आगे बात समझ में ना? ये क्या थी? कोठी हयात बख्श, जिसका अर्थ जीवन देने वाली कोठी। कोठी हयात बख्श थी ये। अभी एकदम वही सारी चीजों पर ले आऊंगा, आप भी ये कहेंगे कि हाँ भैया जी किस शेर से पाला पड़ा है। अर्थ जीवन देने वाली कोठी, क्या? तो ये सर इसका जो अर्थ बन जाता है जीवन देने वाली कोठी, ठीक है, जीवन देने वाली कोठी। चलो जी, ये होगा सर जी कोठी हयात बख्श। क्वेश्चन आया था। ये जो कोठी बनी हुई है इसके जो वास्तुकार थे, कोठी हयात बख्श के जो आर्किटेक्चर थे, या आर्किटेक्ट की बात करूं मैं, इसका मतलब कि वास्तुकार, ये आप सभी को बताना है सर जी कौन से
आर के, ठीक है ना, आर्किटेक्ट ये कौन थे? तो आप लिख देना सर जी, जनरल क्लाउड मार्टिन। मेजर जनरल, मेजर जनरल, जनरल यहां लिखूंगा क्लाउड मार्टिन। आगे बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में ना? चलो जी, देखो भाई, ये पहले जो कोठी थी, ये कोठी थी पहले, इसका नाम था कोठी हयात बख्श। कोठी हयात बख्श, अब अवध पवध सब खत्म, सब मर गए। अब ये कोठी कैसे? अब भाई देखो कितनी अच्छी कोठी है। तो यहां पर हमने राज्यपाल जी का आधिकारिक निवास बना दिया, इसका नाम रख दिया था राजभवन, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बदलकर अब कर दिया जनभवन। ठीक है, आगे बात सुन। चलो भैया, संजना देवी, सर लिखना तो दिया करो। बहन जी मैं कौन सी आपकी कलम को रोक रहा हूं, मैं ये आप लिखते चलो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी साथ के साथ करते चलो, ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया, एकदम, मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन। अब इस कोठी के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इस कोठी का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इस कोठी का कंस्ट्रक्शन, एक एक पॉइंट आप सभी को ऐसे लगेगा कि नए, सारी चीजें नई बना दूंगा आज, ठीक है? और आप जो है ना, कोई मेरे साथी बन वाला होगा, दिवानची, ठीक है ना, ये 2.2 है, बन वाला भी होगा, तो वो इस वहमी में मत रहना कि भैया जी सर ने करा दिए, उसमें ना हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में अवध नवाब शहादत अली खां के समय स्टार्ट हुआ था। 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के अंत में, शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है ना, अवध नवाब, अवध नवाब, और नवाब का नाम था शहादत अली खां। अवध के नवाब शहादत अली खां के, शहादत अली खां के समय शुरू हुआ, समय शुरू हुआ। बहुत बढ़िया सर जी, आगे बात समझ में? हाँ सर, मेरे तो आगे बात समझ। इसका जो निर्माण कार्य 18वीं शताब्दी के अंत में एक अवध के नवाब थे जिनका नाम था शहादत अली खां के समय शुरू हो जाता है। क्लाउड मार्टिन बनवारा है, इसके समय में जब उसका निधन हुआ, वही आर्किटेक्ट था, तो फिर अवध के नवाब ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिटिश काल में बैंक हाउस के नाम से जाना गया था सर। जब ब्रिटिश काल, ठीक है ना, कौन सी काल में? इस कोठी को, हयात बख्श को भैया जी, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में बैंक हाउस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा हाउस होगा? तो आप लिखेंगे बैंक हाउस, बैंक हाउस के नाम से, बैंक हाउस के नाम से जाना गया। बहुत बढ़िया सर, जाना गया, ये पॉइंट होगा सर। भैया जी ब्रिटिश काल में इस कोठी को देखो, अवध के नवाब जब नाम था कोठी हयात बख्श, ब्रिटिश काल में जब अवध के नवाब पवाबों को हरा दिया अंग्रेजों ने, तो इसका नाम हो गया मेरे साथी बैंक हाउस। और फिर हमारे भारतीय सैनिकों ने इन ब्रिटिश वासियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, तो तब अब ये कोठी खाली। अब कोठी खाली तो इसमें उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका आधिकारिक निवास बनाकर इसका नाम रख दिया राजभवन, और आज ये बन गया जनभवन। एक बार जल्दी से बताओ, अरे अमन यादव भैया कैसे करोगे? तुमने जो है सारे ढक दिए। सर जी शादी हो गई आपकी? बिल्कुल होगी भैया, ठीक है, तुम पढ़ने पर ध्यान दो, मेरी शादी से तुम्हारा लेना देना नहीं है कुछ भी, ठीक है? मेरी शादी से कुछ ना है, जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, मैं तुम्हारी शादी के ही तो काम कर रहा हूं, है भैया। मैं तुम्हारे शादी के बारे में सोच रहा हूं, तुम मेरी शादी के बारे में, मेरे तो हो गई,
ठीक है, अब तुम्हें अपनी देखनी है। अब सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया सी हो जाएगी, और नहीं तो भैया माहौल चल रहा है बेकार। कभी ये सोच रहे हो कि जो है 6-7 महीना यूपी पुलिस के घर वाले बता देंगे फॉर्म डाल रखा है जी, क्योंकि लड़की का भैया भी तैयारी कर रहा, वो देखना है, वो भी कहेगा 10 बेर मैंने भी डाल दिया, जब मेरा ही ना हुआ तेरे कैसे हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है अपना जो है चक्कर में, मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपना वो देखो। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्टिंग से सर जी शादी हो गई, सर जी शादी हो गई। अभी मैंने एक और चीज ही मैंने बोला है कि भाई समझ में आए हो तो एक बार जल्दी से थंब का तो डिसलाइक का उल्टा दोबारे पहले न बताओ शादी हो गई ना, कैस करोगे भी, होगी शादी। चलो शादी होगी भैया, क्या बवाल होगा। अब मैं तुम्हारे शादी का प्रोग्राम सेट कर रहा हूं और तुम मेरी शादी का, मेरे तो हो गए भैया सारे काम। अब ये करेंगे, ब्रिटिश काल में इसे बैंक हाउस के नाम से जाना गया। ये पॉइंट है सर जी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है भैया जी। अब ये जो कौन सी शैली में, इंडो यूरोपीय शैली का मिश्रण, इसमें यदि हम देखें सर जी, ये जो है ना कौन सी शैली में, मीन्स बोलें तो स्टाइल, ये कौन सी स्टाइल में इसका निर्माण हुआ, इंडो यूरोपीय शैली, ये बता देना है सर जी। इंडो यूरोपीय, यूरोपीय शैली, इंडो यूरोपीय शैली का स्टाइल का मिश्रण है, शैली का मिश्रण। कहने का मतलब है भैया जी, इसे बनाने के लिए इंडो और यूरोपीय दोनों शैलियों का प्रयोग किया, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ निवास करते हैं। ये भी मैं लिख दूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, वर्तमान में, हाँ सर जी, क्या होगा तो आप करेंगे वर्तमान में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, और राज्यपाल का नाम क्या होगा, राज्यपाल आनंदी, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आनंदी बेन, आनंदीबेन पटेल यहाँ, यहाँ पर निवास करती है, यहाँ पर निवास करती है, इस कोठी में। ठीक है, निवास करती हैं। यदि भैया ऐसा कोई सा पॉइंट ना छुड़ा जिसे आप ना कर पाए। ठीक है, चलो जी, तो ये मैंने पूरा का पूरा जो एक एक पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास जन भवन कहलाता है। जन भवन पहले क्या था, कोठी हयात बख्श, निर्माण शैली, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने पॉइंट कर लिए। ठीक है सर जी, कल बलरामपुर आई थी राज्यपाल जी, बहुत बढ़िया, ऐसी करते चलना है, लास्ट में कंबाइंड पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। सर जी एक बात और, अब उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, आज देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ तो सभी स्वतंत्र हुए, मेरे साथी फर्स्ट गवर्नर। आज देखूं तो भैया जी आप लिख भी देना, फर्स्ट गवर्नर, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप यहां बताएंगे श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजनी नायडू, नाम आपने पढ़ा भी होगा, सरोजनी नायडू, ये स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत की पहली बात 15 अगस्त, हाँ सर, जैसी देश की आजादी का डंका 15 अगस्त 1947 से मेरे साथी 2 मार्च 1949 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और ये बात सुनिए, 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये भैया छी। और एक और बात, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की, कौन सा, आज देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में
स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला, किसी कौन सा उत्तर प्रदेश हो गया, किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला गवर्नर मेरे साथी, राज्यपाल थी जिनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू। बहुत बढ़िया सर जी, ये फर्स्ट गवर्नर, ये फर्स्ट राज्यपाल थी। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? ठीक है, जल्दी बताओ, किसी भाई बहन को कोई जो है डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। इसी के बाद साथी श्री HP मोदी, होमी अपोरोसा मोदी, ये बनते हैं। ठीक है ना, और टाइम भी हो लिया, नेक्स्ट कक्षा भी स्टार्ट होने वाली होगी, तो मेरे साथी इन्हें आप करेंगे यहीं से, कल कराऊंगा। ठीक है सर जी, फैमिली के साथ रहते होंगी हम हैं। चलो आगे बात समझ में, तो इन्हें करते चलना एकदम शानदार तरीके से। कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको लगे कि सर ने ना करा, मैं उस पॉइंट को निचोड़ते हुए आपके साथ लेकर चल रहा हूं, तो आप जो है बढ़िया तरीके से करते चलना। तो चलेंगे भैया जी। हाँ ठीक है, तभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।